सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन। इंग्लिश में इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट को, सदिश गुणन को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, तो आइए देखते हैं। मान लिया कि एक वेक्टर ए यह है और दूसरा वेक्टर बी यह है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अब ए क्रॉस बी सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन, सदिश गुणन या क्रॉस गुणन देखेंगे। लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। तो यहां पर एन कैप क्या है, वेक्टर ए व बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। देखेंगे एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वह ए और बी दोनों के लंबवत, या एन कैप है यहां ए व बी दोनों के लंबवत है। तो देखेंगे ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यह भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एन कैप क्या है, सदिशों ए व बी दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन भी क्या होगा, एन कैप के डायरेक्शन में ही होगा। यानी आपसे यदि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पूछा जाए तो भी बोलेंगे वेक्टर ए और बी दोनों के लंबवत, या फिर एन कैप का डायरेक्शन क्या है, तो एन कैप का डायरेक्शन दोनों वेक्टरों ए व बी के लंबवत। तो यहां पर देखें मॉड ऑफ वेक्टर ए को अगर हम लोग ए से प्रदर्शित कर दें, मॉड ऑफ वेक्टर बी को बी से प्रदर्शित कर दें, तो इस तरह से यह हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। यहां पर लिख लेंगे जहां एन कैप दोनों सदिशों, एन कैप दोनों सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों के, जहां एन कैप दोनों सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश है। यह क्या है, दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश है एन कैप। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यह क्या है, यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है। अब इसके बाद आते हैं, देखेंगे ए क्रॉस बी, यहां पर जरा देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो सदिशों के सदिश गुणन का गुण, प्रॉपर्टीज, तो यहां प्रॉपर्टी फर्स्ट में देखेंगे कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। अब अगर लिखना भी पड़ जाए कि ए क्रॉस बी, तो ये इक्वल नहीं होता। तो यहां पर ये क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू का साइन लगेगा, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमको इसको इक्वल के रूप में ही अगर लिखना हो, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस साइन लगाएंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर बी क्रॉस ए होता है। इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ
होल्ड नहीं करता, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में होता है ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, लेकिन इसमें ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता। अब प्रॉपर्टी 3 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 3 कहता है कि यदि दोनों सदिश क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, मींस एक दूसरे की दिशा में हो, तो यहां पर उनका जो गुणनफल है, क्रॉस प्रोडक्ट है, वह 0 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तब यदि ए तथा बी एक दूसरे के समांतर हो, तब वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे यहां पर ए बी साइन 0 n कैप। क्यों? क्योंकि जब देखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वह थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट आएगा वह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मीन्स ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। कब? जबकि दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तब ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आ जाता है। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू 0 आता था, तो वहां पर दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते थे, परपेंडिकुलर होते थे। लेकिन यहां पर अगर ए क्रॉस बी 0 हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। अब प्रॉपर्टी 4 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 4 में कहता है कि यदि किसी अदिश राशि का सदिश से गुणा कर ले, किसी अदिश राशि का सदिश से गुणा कर ले, तो गुणनफल क्या आएगा। जैसे ऐसे देखेंगे, यहां पर अगर मान लिया कोई कांस्टेंट k है, अदिश राशि है, और इसका वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले ले, k क्रॉस a लिख दें या इसको a क्रॉस k लिख दें, इसका मतलब होगा k टाइम्स वेक्टर a ही होगा। मीन्स उस राशि का, उस अदिश राशि का वेक्टर के साथ इंटू कर लेंगे और यह क्वांटिटी सदिश ही आएगा, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी आएगा। मीन्स अदिश गुणे सदिश बराबर सदिश आता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अदिश गुणे सदिश, अदिश गुणे सदिश दोनों का गुणनफल क्या आएगा, सदिश राशि ही आएगा। इस तरह से जैसे कि k ले लिया, k का वेक्टर a के साथ इंटू कर लिया, तो क्या आ गया, सदिश राशि आ गया। अब प्रॉपर्टी 5 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 5 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 5 कहता है कि यदि देखेंगे इस तरह से हो, यहां से देखिए प्रॉपर्टी 5 इस तरह से, वेक्टर a क्रॉस और यहां पर ब्रैकेट में हो b प्लस c, इस तरह से हो, यानी b प्लस c के बाएं साइड में वेक्टर a है। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी वितरण नियम कहते हैं। तो यह बाएं साइड में है, जब इसका इंटू करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो यह बाएं साइड में ही लगेगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, इस तरह से लिखेंगे। अगर यह दाएं साइड में होता, इस तरह से जरा देखें प्रॉपर्टी 6, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, अगर यह राइट में रहे, इस तरह से जरा देखें, मान लिया यहां पर वेक्टर b प्लस वेक्टर c है, और यहां पर एक क्रॉस वेक्टर a ले लेते हैं, यहां पर क्रॉस वेक्टर a, तो यहां पर ये राइट में हो गया, तो इसको लिखेंगे वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर c क्रॉस वेक्टर a। यहां पर देखिए वेक्टर a किधर है, राइट साइड में है, तो ये दोनों में राइट में ही लगेगा। अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में लगेगा। तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसको हिंदी में वितरण नियम कहते हैं। अब आते हैं अब हम लोग
दो सदिशों के जो यूनिट वेक्टर है एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से होगा उसको अब हम लोग समझते हैं। तो प्रॉपर्टी 7 में जरा देखिए, सबसे पहले यह आप समझिए, यहां पर यह आई कैप, यहां पर जे कैप और यहां पर के कैप, यह एक्स अक्ष, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। मीन्स एक्स एक्सिस के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर है वह आई कैप है, वाई एक्सिस के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर है वह जे कैप और जेड एक्सिस के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर है वह क्या है, के कैप है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? तो प्रॉपर्टी 7 में पहला, इसमें पहला देखेंगे आई क्रॉस आई इक्वल टू, तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, यहां पर आई क्रॉस आई इक्वल टू हो जाएगा 0। दूसरा आएगा जे क्रॉस जे, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तीसरा आएगा के क्रॉस के इक्वल टू ये भी क्या आएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर आई के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। जैसे यहां पर देखेंगे कि यदि ए तथा बी एक दूसरे के समांतर हो तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 था, तो यहां पर आई के पैरेलल है। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। तो प्रूफ ऑफ फर्स्ट, इसमें पहले को यहां पर प्रूफ करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर जरा देखें प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो यहां देखेंगे आई क्रॉस आई इक्वल टू लिखेंगे मॉड ऑफ आई, फिर मॉड ऑफ आई और दोनों के बीच का एंगल आई के साथ जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो इसलिए यहां पर लिखेंगे साइन 0 और फिर यहां पर क्या लिख लेंगे एन कैप। यहां पर जरा देखेंगे लिखेंगे एन कैप। तो आई मॉड ऑफ आई 1 मॉड ऑफ आई 1 साइन 0 की वैल्यू 0 और इंटू एन कैप, यह पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से आप जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 प्रूव कर सकते हैं, के क्रॉस के इक्वल टू भी 0 प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टी 8 पर। प्रॉपर्टी 8 में क्या कहता है कि यदि आई क्रॉस जे ले लें, जे क्रॉस के ले लें और के क्रॉस आई ले लें, तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगा। तो इसको मान लिया यह पहला हो गया, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो देखेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए आई क्रॉस जे है, तीसरा गायब है। आई जे के 3 टू होता है, तो आई जे तो है और इस साइक्लिक ऑर्डर में जैसे आई जे के आई जे ऐसे होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। जैसे 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 1 2 ऐसे। तो आई जे है तो तीसरा गायब है, तो इसका क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के। जे क्रॉस के, इसमें आई नहीं है, तीसरा गायब है, तो तीसरा गायब है तो तीसरा ही इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा आई कैप। के क्रॉस आई क्या हो जाएगा जी। इसमें एक साइक्लिक ऑर्डर होता है, एक साइक्लिक क्रम होता है, उसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे यह देखें, यह मान लिया एक चक्र हमने बना लिया, इसको आप एक घड़ी भी बना सकते हैं, घड़ी मान सकते हैं। और इस घड़ी में 3 सुई ऐसे सपोज कर लीजिएगा, मान लीजिएगा ये घड़ी की 3 सुइयां हैं। तो जिस दिशा में घड़ी चलता है उसी दिशा में घड़ी के सुइयों को भी आप डायरेक्ट कर देंगे, घुमा देंगे। और इस तरह से ये 3 खानों में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक खाने में लिखेंगे आई कैप, दूसरे में लिखेंगे जे कैप और तीसरे में क्या लिखेंगे के कैप लिखेंगे। अब इसको आई क्रॉस जे इक्वल टू कितना आएगा देखेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, घड़ी के चलने की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलती है तो ऐसे ऐसे ही चलना है। आई क्रॉस जे, तो यहां पर क्या आएगा के आएगा। आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा के आ जाएगा।
तो देखेंगे I क्रॉस J, तो यह हो गया K। फिर उसके बाद J क्रॉस K, तो इसके आगे वाला आएगा, क्या आएगा, I। फिर K क्रॉस I, तो इसी तरह से इसका क्रम बदल कर क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। तो इस तरह से यह साइक्लिक ऑर्डर में जब हम लोग चलेंगे तो आगे वाला हमको मिलेगा। इसका प्रूफ भी करके हम दिखाते हैं, तो इसमें से किसी एक को प्रूफ कर लें। तो यहां पर जरा देखेंगे, प्रूफ ऑफ फर्स्ट, प्रूफ ऑफ फर्स्ट। तो सबसे पहले को प्रूफ करके आपको हम यहां पर दिखा देते हैं। देखेंगे I क्रॉस J, यहां पर क्या है, I क्रॉस J है। के किस तरह से आता है, ये तो ऐसे आपने क्रम याद कर लिया तो ठीक है। यहां पर याद रखें I क्रॉस J, तो दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से मॉड ऑफ I कैप, मॉड ऑफ J कैप, और यहां पर क्या आएगा, साइन I और J के बीच का एंगल कितना होता है, I और J के बीच के एंगल 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और यह भी कितना होता है, ये भी 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री होता है। तो I और J के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो वहां पर कितना लिखेंगे, साइन 90। यहां पर जरा देखें कितना हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। और I और J दोनों के लंबवत यूनिट वेक्टर कौन है, K कैप है। I और J दोनों के लंबवत यूनिट वेक्टर K कैप है, इसलिए यहां पर n कैप की जगह क्या लिखेंगे, K कैप लिख देंगे, इनटू K कैप। इस तरह से देखेंगे, इसकी वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और यहां पर K कैप, तो 1 इंटू K कैप क्या आएगा, K कैप। तो इस तरह से I क्रॉस J इक्वल टू कितना आ गया, K कैप आ गया। इस तरह से आप इसमें से किसी एक को भी प्रूव कर सकते हैं। अगर इसका क्रम चेंज कर दें, इसका क्रम क्या कर दें, चेंज कर दें, क्रम बदल दें, तो क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे प्रॉपर्टी 9, अगर क्रम बदल दें, देखेंगे I क्रॉस J है तो ये हो जाएगा, देखेंगे इसमें पहला लिख सकते हैं इस तरह से, अगर क्रम बदल दें तो J क्रॉस I इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस K हो जाएगा, क्योंकि A क्रॉस B इक्वल टू माइनस B क्रॉस A होता, माइनस चिन्ह आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसमें देखें, ऐसे साइक्लिक क्रम में ऐसे चलते हैं, घड़ी के चलने के सुई की दिशा में, अगर घड़ी की सुई उल्टा चलने लगी तो यहां पर क्या आने लगेगा, माइनस चिन्ह आने लगेगा। मीन्स अगर यहां पर दूसरे में देखें, J क्रॉस K की जगह अगर K क्रॉस J आ जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस I कैप आएगा। और तीसरे में अगर I क्रॉस K आ जाए, I क्रॉस K आ जाए तो यहां पर आ जाएगा माइनस J कैप। इस तरह से क्रम क्या करेगा, बदलेगा, तो माइनस चिन्ह भी आ जाएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी 10 पर, और प्रॉपर्टी 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रॉपर्टी 10 क्या है। प्रॉपर्टी 10 के लिए मान लेते हैं कि कोई दो वेक्टर A और B है। माना प्रॉपर्टी 10 में जरा देखेंगे, माना दो वेक्टर A इस तरह से हो, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप हो, और वेक्टर B हो B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप हो। तब इनके क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से लिखेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ध्यान से समझिए। इसको कैसे लिखना है, A क्रॉस B इक्वल टू, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, सारणिक विधि से इसको सॉल्व करेंगे। A क्रॉस B लिखा, बराबर का चिन्ह लगाया और दो खड़ी पाई बड़ी बड़ी खींच दिया, इसको बोलते हैं सारणिक। और सारणिक के फर्स्ट रो में लिखेंगे, इसके पहली पंक्ति बनाएंगे I J K से बनाते हैं, तो इस तरह से लिखेंगे I कैप J कैप, यहां पे क्या लिखेंगे, K कैप। और उसके बाद
यहां पर देखें पहले a है तो पहले a के गुणांक लिखेंगे, a1 a2 a3, b का गुणांक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले a है तो a का गुणांक a1 a2 a3, और फिर b है तो b का गुणांक बैठाइए b1 b2 b3, इस तरह से। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे, लिखेंगे कैसे, a क्रॉस b इक्वल टू, देखिए सबसे पहले आई कैप लिखना है और यहाँ पर छोटा डिटर्मिनेंट बनाना है। जिस तरह से यहाँ पर बड़ा बना था 3 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन का बनेगा। इसमें लिखा क्या जाएगा, देखेंगे आई जिस लाइन में है, जिस पंक्ति जिस कॉलम में है, उसी रो और उसी कॉलम को ढक दीजिए। देखिए पहले लाइन में ऐसे है और ऐसे भी है, तो इसी को आप ऐसे ढक दीजिए। तो 4 एलिमेंट बचते हैं, 4 एलिमेंट को उठाकर यहां पर लिख देना। कौन कौन से बच रहे हैं, a2 a3 b2 b3। तो यहां पर लिखेंगे a2 a3 b2 b3। फिर इसके बाद देखिए आई हो गया, इसके बाद माइनस जे लगाएंगे, यहां पर प्लस नहीं लगेगा, माइनस लगेगा। फिर इसी तरह का बनाएंगे छोटा डिटर्मिनेंट। अब उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि आई को लिखते समय आई वाले को ढक लिया, तो जे को लिखते समय जे वाले को भी क्या करेंगे, ऐसे ढक देंगे। जब ऐसे ढक देंगे तो यहां पर क्या आएगा, a1 a3 b1 b3। तो इस तरह से इसमें बैठाइए a1 a3 और b1 b3, इस तरह से बैठ जाएगा। जे वाले में ऐसे ढक देंगे तो यह a1 a3 b1 b3 बैठेगा। और उसके बाद प्लस के कैप, इसमें क्या बैठाएंगे, के वाले को ढक लीजिए। के जिस लाइन में है उस लाइन को ऐसे ढक दीजिए या उस लाइन को बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो 4 एलिमेंट बचेंगे, a1 a2 b1 b2। तो यहां पर लिखेंगे a1 a2 b1 b2, इस तरह से। अब इसके बाद इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा करके लिख लेना। देखेंगे इस तरह से आई कैप a2 b3, माइनस चिन्ह लगेगा a3 b2, फिर माइनस जे, यहां पर लिखना है a1 b3 और माइनस a3 b1, इस तरह से लिख लेना है। अब आगे क्या आएगा, प्लस के, यहां देखिए a1 b2 माइनस a2, और यहां से क्या आ जाएगा a2 b1। यहां से जरा देखिएगा a1 b2 और माइनस a2 b1। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट को लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू। तो इस तरह से यह 10वीं प्रॉपर्टी है। इसमें एक प्रॉपर्टी और भी माइंड में रखेंगे, यदि दोनों सदिश वेक्टर a और b अगर समान हो जाए, जैसे यहां पर जरा देखें वेक्टर a का प्रॉपर्टी 11, जैसे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a लिखना है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि a का a के साथ जो एंगल बनेगा वह 0 आएगा। तो a क्रॉस a इक्वल टू 0 या 0 वेक्टर भी लिख सकते हैं इसको, चाहे 0 वेक्टर लिख दें और चाहे यहां पर क्या लिख दें, 0 लिख दें। तो a क्रॉस a इक्वल टू 0 सदिश यानी शून्य सदिश। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन।